मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रकृति कक्षा 5 पाठ 6 पढ़ेंगे। वन्य जीवों का संरक्षण, ये पाठ का नाम है। आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। इनमें कुछ जानवर पालतू होते हैं और जिनमें हम उनका उपयोग करते हैं, पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। अब कुछ इसमें तस्वीरें दे रखी हैं, चित्र दे रखे हैं, उनको आपको देखना है और ये बताना है इसमें से कौन से पालतू हैं और कौन से वन्य जीव हैं, और उनकी फिर सूची बनानी है। आपके सूची की भी जगह दे रखी है। तो ये क्या है? जंगली जानवर है, पालतू जानवर है। ये बकरी है, बकरी हमारी पालतू जानवर है। कुत्ता पालतू जानवर है। बाघ जो है हमारा जंगली जानवर है, और भालू भी जंगली जानवर है। तो चित्रों को देखकर पालतू और जंगली जानवरों की सूची बनानी थी, वो हमने बना दी है। जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में इन जंतुओं पर निर्भर हैं। बैल, खच्चर, ऊंट, घोड़ा आदि जुताई, बोझा ढोने तथा सवारी ढोने का काम करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी से हमें दूध मिलता है। मुर्गी, बत्तख से हमें अंडा मिलता है। इसी तरह मरे हुए जानवरों की खाल तथा हड्डियों से जूते, पर्स, बटन, कंघी तथा अन्य सजावट की सामग्रियां बनती हैं। भेड़, ऊंट, याक जैसे जंतुओं से हमें ऊन मिलता है। तालिका को पूरा करना है, जैसे कि इसमें इधर जो है आपको उपयोगी वस्तुएं लिखनी है, इधर उनके जानवर के नाम लिखने हैं, जंतु जिनसे वो मिलती हैं, और जो उपयोगी वस्तुएं मिली हैं उनसे क्या क्या बन सकता है वो बताना है। जैसे कि पहले हम जो है जानवरों के नाम लिखेंगे, फिर उनसे जो चीज़ मिलती है वो लिखेंगे, और उन चीज़ों से क्या बनता है वो लिखेंगे। तो पहला है भेड़। भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन। ऊन से क्या बन सकता है? शॉल, स्वेटर, कंबल। ऐसे ही दूसरा हमने लिखा है गाय। गाय से क्या मिलता है? दूध। दूध से क्या बन सकता है? पनीर, दही, घी आदि। अब मुर्गी। मुर्गी से क्या मिलते हैं हमें? अंडे। अंडे से क्या बन सकता है? केक, अंडे की भुर्जी, और भी चीज़ आप लिख सकते हैं। ऐसे ही मधुमक्खी। मधुमक्खी से क्या मिलता है हमें? शहद, और शहद से हम क्या बना सकते हैं? शहद का सिरका। ठीक है, अब हम चर्चा करिए पढ़ेंगे। यदि ये उपयोगी जंतु हमारे जीवन से धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं तो क्या होगा? ये आपको खुद चर्चा करके बताना है कि जंतु हैं, अगर ये विलुप्त होगा तो क्या होगा? दूध हमें मिलता है, या फिर और भी जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे इतने उपयोगी हैं जंतु, अगर ये विलुप्त हो गए तो क्या होगा? ये आपको चर्चा करना है। अब कटते जंगल, विलुप्त होते जीव। आपको ये तस्वीर दे रखी है और ये क्रमशः दे रखी है। इसको आप देख सकते हैं कि इधर एक जंगल है, जंगलों में सारे जानवर हैं। फिर उसके बाद उस जंगल को काट कर एक खेती की जगह बनाई गई, वहाँ पे खेती बाड़ी हुई। फिर उसके बाद उस खेती बाड़ी से क्या हुआ? वहाँ पे बहुत सारे घर रहने के बन गए हैं, और इंडस्ट्री भी बन गई है, बिल्डिंग बन गई हैं। तो ऊपर बने चित्रों को देखा आपने। इन चित्रों में क्रमशः परिवर्तन दिखाई पड़ रहा होगा। आइए जाने ऐसा क्यों हुआ है। आज से बहुत वर्ष पहले घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे एवं वन्यजीव पाए जाते थे। पेड़ पौधों में वन्यजीवों की संख्या भी बहुत अधिक थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ आवश्यकताएं बढ़ी हैं। खेती करने व मकान बनाने के लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। इस कारण घने जंगलों की कटाई शुरू की गई, जिससे पेड़ पौधों को काटा गया। पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण वर्षा कम होने लगी, नदियां सूखने लगीं। इसका असर जंगल में रहने वाले वन्य जीवों पर पड़ा। सुरक्षित स्थान एवं भोजन एवं पानी की कमी के कारण इनकी संख्या कम होने लगी। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म हो गई हैं। कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क व बांधों आदि के निर्माण कार्यों ने बहुत से जीव जंतुओं के घरों को नष्ट कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। बाघ, शेर, हिरण, कछुआ आदि जानवरों की खाल के अवैध व्यापार किए जाते हैं। गेंडों व बारहसिंगों को अपनी सींग के लिए मार दिया जाता है। इन कारणों से वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पशु पक्षियों की वे प्रजातियां जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती, जबकि विलुप्त प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। इधर विलुप्त प्रजातियां दे रखी हैं, इधर संकटग्रस्त प्रजातियां दे रखी हैं। तो विलुप्त प्रजातियों में आते हैं डायनासोर, मैमथ, लाल पांडा, डोडो पक्षी और लाल तोता। संकटग्रस्त में आते हैं गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, शाही,
शेर, काला हिरण, बारहसिंगा, कछुआ। इसमें डायनासोर और डोडो की तस्वीर भी दे रखी है, जिससे कि आप पहचान सकें क्या डायनासोर होते हैं, क्या डोडो हैं। तो डायनासोर में मैमथ वगैरह आपको आजकल नहीं दिखते होंगे, तो इसलिए जो जानवर आजकल आपको नहीं दिखते हैं, या फिर वो सिर्फ आपको ही नहीं, किसी को भी अभी तक नहीं दिखे, वो विलुप्त में कहलाते हैं। उनकी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो गई हैं। और जो संकटग्रस्त होते हैं, मतलब कि वो विलुप्त होने वाले हैं अभी भी, उनकी जो संख्या है वो कम है, वो संकटग्रस्त में आते हैं। और उसमें से एक गौरैया है, बाघ है, गिद्ध है। और गौरैया तो आपके आसपास भी गांव में भी होगी, तो उसमें आपने देखी होगी, लेकिन वो अब बहुत कम दिखती होगी पहले के मुताबिक। तो इससे आपको पता चल सकता है कि संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं। वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना मना होता है। यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो जब कोई भी चीज़ विलुप्त हो रही है, कोई जानवर विलुप्त होने की उसमें है, या फिर संकटग्रस्त है, तो उसमें उन सारे जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने लिए राष्ट्रीय उद्यान या फिर जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है, जिससे कि उनकी संख्या जो है वो अब कम ना हो और उनका कोई शिकार ना कर सके और वो स्वतंत्र रूप से उस जगह रह सके। तो भारत के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और उद्यान के नाम दे रखे हैं इस बॉक्स में, पीले रंग के बॉक्स में। हम उनके नाम पढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो हमने ये सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की लिस्ट देखी और उनका ये भी जाना कि वो कौन से प्रदेश में है। अब चर्चा करिए, गौरैया को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था, गौरैया तो आपके आसपास भी आपने देखी होगी, तो उसको बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, उसके लिए पेड़ लगा सकते हैं जिस पेड़ पे वो रहती हो। फिर एक ऐसा एरिया अपने गांव में रख सकते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, जिससे कि जो गौरैया है वो स्वतंत्र रूप से रह सके, उसे कोई डर ना लगे और जिससे वो आराम से रहे। उसके लिए आप दाना पानी भी रख सकते हैं। अब आगे इस पीले बॉक्स में लिखा है, इसे भी जानिए। रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक जिसमें सारे संकटग्रस्त जानवर की सूची बनाई गई है कि इनको हमें बचाना है, या फिर ये जो है विलुप्त होने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए हाँ फिर कार्य करे जाते हैं कि जिससे वो विलुप्त ना हो। ऐसे ही गौरैया को बचाने के लिए अब हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। दिए गए चित्रों को देखिए और पढ़िए। अब यह पिटारी ही मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना ही भूल गया हूँ। ये स्नेक आप देख सकते हैं, सांप है जो कि पिटारी में है। वो कह रहा है कि अब तो ये पिटारी ही मेरा घर बन गया है और मैं तो जंगलों के जानवर से मिलना ही भूल गया हूँ। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में नाचकर कूदकर और कई तरह के करतब दिखाकर खुश हूँ। अगर मैं ये सब ना करूँ तो भूखा रहूँगा। तो इसमें भालू कहता है कि मत सोचो कि मैं जो सर्कस में नाचता हूँ या फिर कूदता हूँ, इसका ये है कि मैं खुशी से ये करतब कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग मुझे उसके हमारे खाना देते, नहीं तो मैं भूखा रहूँगा। अब इनके जंगल तो नष्ट हो गए, वहाँ पे जानवर नहीं बचे, तो ये किसको खाएंगे। तो इसलिए फिर ये इधर आते हैं, तो इनको लोग पकड़ लेते हैं और फिर सर्कस में इनसे काम करवाते हैं। फिर उसके बाद इनसे काम करवा कर खाना देते हैं। अब ऐसे ही बंदर बोलता है, नाचते नाचते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी तो खाली पेट नाचना पड़ता है। तो ये भी अपना बताता है कि जो मदारी है बंदर को इतना नचाता है कि वो थक जाता है और कभी कभी तो खाली पेट भी नचाने देता है। फिर जो भी पक्षी जो पिंजरे में बंद होते हैं वो कहते हैं, पिंजरे में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेना भूल ही गया हूँ। इस पिंजरे में रहकर मेरे पंख भी किसी काम के नहीं हैं। अब जो भगवान ने किसी भी पक्षी को पंख दिए हैं वो आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं। अब लोग जो है उन्हें पिंजरे में बंद रखते हैं, तो फिर उनके पंख किस काम के।
तो वही बोल रहा है कि तोता कि पिंजरे में बंद रहकर तो मैं खुली हवा में सांस लेना ही भूल गया हूँ, कैसे ली जाती है। तो अब आपने ये बात पढ़ी, तो अब इनके प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपको ये बताना है इनकी बातों से आपको लग रहा होगा कि बहुत उदास उदास सी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जानवर उदास क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने इन्हें अपने घरों से दूर रखा है और अपने मनोरंजन करवा रहे हैं। अपना मनोरंजन जो है लोग इनसे करवा रहे हैं, जैसे कि भालू को नचवा कर सब अपना मनोरंजन करवा रहे हैं और इनको अपने घर से दूर रखा है, इसलिए ये बेचारे उदास हैं। सभी जानवरों की बातों को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है? अब आपने इनसे पढ़ा तो आपको ये तो लग रहा होगा कि हमें इनको ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो आपको जो सीख मिली वो लिखना है। हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, आज़ाद या फिर स्वतंत्र रहने देना चाहिए। अब प्रायः आपने मदारी, सपेरे आदि के बारे में सुना होगा। मदारी बंदर, भालू आदि का खेल दिखाता है। इसी तरह सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है तथा अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये लोगों का मनोरंजन करते हैं और बदले में लोग इन्हें अनाज, पैसे आदि देकर जीवन यापन मतलब गुजर बसर में उनकी मदद करते हैं। हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार पर निर्भर हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जानवरों को पालते हैं। जानवरों को पालने के साथ साथ हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर या छत पर उन्हें उनके दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी हमें छेड़ना नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें खाना भी देना चाहिए। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो जानवर हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक है। हमें भी उनके लिए संवेदनशील होना है, उन्हें खाना देना है, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी है। चिड़ियों के लिए शिक्षा मिलती है कि हमें जो है जानवरों के प्रति संवेदनशील रहना है और उनका ध्यान रखना है और हमारे लिए जानवर कितने ज़रूरी हैं। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।